हेलो स्टूडेंट, हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी की बुक में से। पहले मैं आपको दूसरी बुक से ये पढ़ा चुकी हूँ और इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। भारत आज़ाद हुआ 1947 को। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बड़ी समस्या हमारे देश की ये थी कि भारत अभी भी अविकसित देशों में आता था। जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी विकास की, या जो भी यहाँ काम किया उद्योगों को लेकर, माइनिंग को लेकर या रेलवे लाइंस को लेकर, जो भी उन्होंने विकास के नाम पर काम किया, उनका एक ही मकसद होता था कि वो किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो ब्रिटिश साम्राज्य को सपोर्ट करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्रिएट, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी क्रिएट करता हो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ऐसा उन्होंने डेवलपमेंट सिस्टम अपनाया था। भारत के लोगों का वेलबींग, भारत के लोगों का भला, भारत के लोगों का इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं था। जो इकोनॉमी हमें मिली वो बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। इतनी भी नहीं थी कि व्यक्ति एक टाइम का खाना खा सके। जो उस टाइम ग्रोथ रेट थी हमारे देश में, ग्रोथ रेट होती है कि आपके पास अगर एक साल पहले 100 रुपये थे, अगली साल में वो पैसे कितने बढ़े। मान लो वो 110 रुपये हो गए, तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ रेट 10% है। हमारे जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम ग्रोथ रेट 2% भी नहीं थी। जैसे आज है, मंदी का टाइम है, लेकिन फिर भी 5-5.5% हमारी ग्रोथ रेट अब भी है। दूसरी बात जो हम पढ़ चुके थे वो था कि हमारे यहाँ अभी भी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, हमारी जो खेती थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। एग्रीकल्चर भी जो मिडिवल हिस्ट्री है, मध्य काल में होती थी, उसी आधार पर वही इरिगेशन के सिस्टम, वही बीज, वही तरीके अपनाए जा रहे थे। इसमें कोई मॉडर्निटी आई नहीं थी। ठीक है, तो अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये थी, जो जिन चुनौतियों में हम फर्स्ट चैप्टर में जिक्र कर चुके हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, उसमें एक चुनौती भारत को यूनाइट करना था, जो 1950 में ये काम हो चुका था सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत एक यूनिफाइड नेशन बन चुका था और जो स्टेट्स थी उनका मसला सुलझ गया था। अब हमें फोकस करना था डेवलपमेंट पे। उस टाइम जो प्रधानमंत्री हमारे बने थे वो नेहरू थे, और नेहरू की सोच बड़ी प्रोग्रेसिव थी, प्रगतिशील थी। प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी जल्दी विकास हो सके हमें करना है। वो एक इंटरनेशनल छवि के व्यक्ति थे। हर देश में वो स्वतंत्रता से पहले भी घूम चुके थे, विदेश मंत्रालय उनके अधीन था, तो बहुत सारे देशों के डेवलपमेंट से वो प्रभावित थे। और उन्होंने सोच लिया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम किस तरह का डेवलपमेंट अपनाएंगे। इससे पहले प्रयास हो चुके थे हमारे यहाँ 1938-1943 में, जब डॉक्टर विश्वरवैया के नेतृत्व में हमारे यहाँ प्लानिंग तैयार की गई थी कि आने वाले समय में हमें अपने देश का विकास किस तरह से करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में सबसे बड़ी बात ये थी कि नेहरू समाजवाद के प्रति, सोशलिज्म के प्रति झुकाव रखते थे। 1929-28 में वो रशिया गए थे, यूएसएसआर, जिसमें आपने पढ़ा होगा प्लान्ड डेवलपमेंट अपनाई थी। जब रशिया 1904 में जारों के अधीन था, जार वहाँ के शासक थे, तो जारों के समय में ऐसे लिखते थे उनको, TZAR, ऐसे जार को। जार के टाइम इंडिया जो यूएसएसआर था एक बैकवर्ड कंट्री था, लेकिन 1917 में वहाँ मार्क्सवादी क्रांति हुई, जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन 1917 में, जिसे बोलते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। उनका एक दल का नाम था बोल्शेविक, उसके नाम पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ जो है व्लादिमीर लेनिन वहाँ के शासक बने। एक पार्टी का साम्राज्य था, कोई लोकतंत्र नहीं था। मार्क्स के सिद्धांतों पर ये सरकार काम कर रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो रशिया है
वो एक बिग कंट्री है और उसके बावजूद भी हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं हर चीज़ के लिए। तो उन्होंने अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए प्लानिंग मॉडल अपनाया कि हमने 5 ईयर प्लान बनाने हैं और 5 ईयर प्लान के हिसाब से देश में 5 साल की नीति तय करनी है कि इन 5 सालों में पैसे कहाँ और कैसे खर्च किए जाएंगे। ठीक है। और ये 5 ईयर का प्लान का जो सिस्टम था रशिया में, वो जल्दी ही उसका असर देखने को मिला और रशिया जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। सुई से लेकर जहाज तक जो चीज़ें थी वो रशिया में बन रही थी और 1945 तक आते आते तो वो विश्व शक्ति बनने के कगार पर था। जर्मनी को उसने हराया और एक विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका और रशिया दो एक महान शक्ति के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उभरे। जो नेहरू जी थे वो इस प्लान डेवलपमेंट से बहुत ही प्रभावित थे। उनको ये लग रहा था कि हमें भी प्लान डेवलपमेंट को अपने जो सिस्टम है उसमें लाना चाहिए, मतलब इंडिया का डेवलपमेंट भी प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। अब ये बात तो है सोशलिज्म की। देखो, मैं 2 विचारधाराओं का जिक्र आपको कर चुकी हूँ। एक सोशलिज्म विचारधारा होती है और एक होती है लिबरल। ठीक है, इसको हम 11वीं में भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सोशलिज्म का मतलब होता है नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर का गैप कम से कम होना या सरकार के द्वारा ऐसे प्रयत्न करना जिससे कि रिच और पुअर का गैप हो ही ना। और वो कब नहीं हो सकता? जब आ सकता है ये चीज़ें जब हो सकती हैं जब जो रिसोर्सेज होते हैं देश के उन पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का कब्जा ना हो। इसका सीधा सीधा सा मतलब है प्राइवेटाइजेशन ना हो, प्राइवेट चीज़ें ना हो। सारी सरकारी स्कूल हों, सरकारी कॉलेजेस हों, बस ट्रेन, जितने भी आय के साधन हैं, बैंक्स हैं, खाने हैं, ऑयल कंपनीज हैं, दुकानें हैं, वो सब सरकारी हों और जितना भी पैसा उनसे लाभ के रूप में समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाए। तब ये सोशलिज्म की प्रक्रिया हम मान सकते हैं कि ये पूरी हो सकती है। गरीबी अमेरिका भेज जो है कम हो जाता है। लेकिन जो ये सोशलिज्म था इसमें सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की नहीं होती। जितनी कंपनियां, जितनी फैक्ट्रीज, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन पर सरकार का होल्ड होता है। इवन उन्होंने तो खेती को भी सरकारी बना दिया था, मतलब सहकारी कृषि पर बल दिया था। दूसरी तरफ एक विचारधारा है लिबरलिज्म, जिसे बोलते हैं उदारवादी। ये आपने 10th में भी पढ़ी होगी। उदारवाद का क्या मतलब है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दें, फ्री मार्केट होनी चाहिए, फ्री मैन होना चाहिए, उसके पास राइट्स होना चाहिए, वो जो व्यापार करे, कुछ भी ऑक्यूपेशन अपनाए, उसके ऊपर सरकार की इसी तरह का प्रतिबंध ना लगाए। इसका मतलब अगर आदमी फ्री है फैक्ट्री लगाने के लिए तो वो प्राइवेटाइजेशन पे जोर देता है। पब्लिक सेक्टर के उद्योग बहुत कम होते हैं। सरकारी उद्योग, जितने भी उद्योग होते हैं, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे जूते के हों, चाहे किसी के भी हों, उद्योगों से तो भरी हुई है दुनिया, वो सब प्राइवेट होंगे। इवन बैंक्स हैं वो भी प्राइवेट होंगे। सरकारी स्कूल कॉलेजेस ये नहीं होंगे। रेलवे, जिसको रेल चलानी है वो भी चला सकता है, किराया अपने आप ले, भर्ती एम्प्लॉयज़ की अपने आप करे, कोई सरकारी भर्ती नहीं होंगी। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन को जोर दिया जाता है लिबरलिज्म में। अब जहाँ लिबरलिज्म होती है वहाँ डेमोक्रेसी होती है। भारत ने, मैंने बताया, राजनीतिक रूप से तो डेमोक्रेसी अपनाई, लिबरल चीज़ें अपनाई, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भारत में आई, डेमोक्रेसी को अपनाया, हर व्यक्ति को अधिकार दिया, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है ये अधिकार दिया। जबकि रशिया में इस तरह के अधिकार नहीं थे। वहाँ बोल्शेविक पार्टी ही सबसे, जो मजदूर पार्टी थी वो सबसे वही इलेक्शन लड़ती थी, दूसरी पार्टी कोई होती नहीं थी। लंबे लंबे समय तक वहाँ शासक बने रहते थे, जैसे व्लादिमीर पुतिन 1917 से 28 तक, उसके बाद स्टालिन 1951 तक। तो इस तरह से लंबे लंबे शासक बने रहते थे। हमारे यहाँ 5 साल में सरकारें बदलती है। ये थी पॉलिटिकल रूप से लिबरलिज्म। ओके, बट जो हमने इकोनॉमी में लिबरलिज्म नहीं अपनाया। इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन को महत्व देना,
ठीक है। पब्लिक उद्योग ना होना, लाइसेंस परमिट कुछ भी ना होना, ये लिबरलिज्म की वो होती है। मार्केट में सरकार इंटरफेयर नहीं करती, कोई भी उद्योग लगाए सरकार आपके आड़े नहीं आती। तो हमने पॉलिटिकल रूप से तो लिबरलिज्म अपनाया, जो पश्चिमी देशों की एक विशेषता होती है। जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, बट इकोनॉमी में हमने सोशलिज्म को चुना। ठीक है। और सोशलिज्म को भी प्योर तरीके से नहीं चुना, ये मैं आपको कह दूं। ये बीच का रास्ता निकाल लिया लिबरलिज्म और सोशलिज्म का, और इस बीच के रास्ते को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ उद्योग प्राइवेट होंगे, कुछ सरकारी होंगे, कुछ संस्थाएं प्राइवेट संस्थाओं के रूप में काम करेगी, कुछ सरकारी संस्थाओं के रूप में काम करेगी। जैसे स्कूल कॉलेजेस कुछ प्राइवेट है, कुछ सरकारी है। कुछ कंपनियां हमारे प्राइवेट हैं, कुछ सेक्टर में हमारे यहाँ अब सरकारी। वैसे अब मैं बता दूं 1990 के बाद हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया था, क्योंकि सोशलिज्म हमारे देश में फेल हो गया था। हमारे यहाँ क्या इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह फेल हो गया था। तो 90 के बाद हमने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, जो सरकारी उद्योग थे उनको बेचना शुरू कर दिया। जैसे बिजली आपकी प्राइवेट हो चुकी है। इसी तरह अब तो रेलवे, एक सरकारी विभाग रेलवे बचा था, अब रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन में ला दिया है। ठीक है। तो ये जो चीजें पढ़ेंगे हम 1990 से पहले कि हमने प्लान्ड इकोनॉमी कैसे अपनाई। अच्छा, हम प्लान्ड इकोनॉमी पे दोबारा आते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है आपके देश के रिसोर्सेज की आय व्यय तय करना, कि आपको कितनी आय इनकम होगी, एक साल में कितना आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपको खर्च कितना करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपेंडिचर के रूप में और जो आपके खर्च के रूप में और आय के रूप में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी की ये है। और दूसरी बात है उसमें ग्रोथ रेट बढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी लास्ट तक 2017 तक, 2012 से 17 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे चली हैं। 1950 में हमने ये चीजें शुरू की थी, 1951 में। और उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है। प्लानिंग कमीशन का मतलब होता है, प्लानिंग कमीशन कुछ लोगों का समूह है। मान लो ये प्लानिंग कमीशन है, इसमें एक ये एक्सपर्ट है इकोनॉमी का, ये एक्सपर्ट है ज्योग्राफी का, ये एक्सपर्ट है नीति बनाने का, पॉलिसीज बनाने का, ये आंकड़ों का एक्सपर्ट है। इस तरह से लोग एक्सपर्ट बैठे और उनके एक अध्यक्ष बना दिया, एक उपाध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष जो है हमारा प्रधानमंत्री होता था योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का। और जो ये लोग थे ये सलाह देते थे या पॉलिसीज बनाते थे कि आने वाले 5 सालों में हमारे देश में ये तरक्की होगी, ये पैसा यहाँ लगेगा। ठीक है। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे तय किए जब 1951 में इसका गठन हुआ। सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्या जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1951 में, क्या इसका संविधान में जिक्र है? क्या ये संवैधानिक संस्था है? ये पूछा जाता है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है? संवैधानिक। ये भी ध्यान रखना कि संविधान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। एक बार पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कि संविधान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन है, ये संविधान में इसका जिक्र है हमारे यहाँ। हिंदी आयोग कमीशन बनता है, या SC BC पिछड़ा आयोग कमीशन, महिलाओं से संबंधित कमीशन, ये कमीशन संवैधानिक है। तो जो उनका संविधान में जिक्र होता है, जो कमीशन संविधान से आते हैं। ये संविधान में नहीं है इसका जिक्र, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसे बनाया किस तरह गया? एग्जेक्टिव ने अपने एक प्रोविजन बनाया और उस प्रोविजन के आधार पर प्लानिंग कमीशन की गठन हुई। ये पूरी सरकारी काम है। देखो, जो कमीशन, एक बड़ा फर्क ये है, जो कमीशन, जो आयोग इसमें होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है। उसका अध्यक्ष हमेशा राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो कमीशन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होता है उसका अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। ठीक है।
जैसे हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है, देखो मैं सब में ये नहीं कह रही, लेकिन मोस्टली ये होता है। प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष हमारा पीएम होता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री खुद करता है। तो इसका मतलब ये सरकार के कंट्रोल की बॉडी है, सारा कंट्रोल सरकार के प्रधानमंत्री के अंडर आता है। जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन है प्रधानमंत्री के अंडर नहीं आता, इसकी नियुक्ति और जो इसको हटाना होता है रिमूवल, वो प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। बट जो इसका अध्यक्ष है प्लानिंग कमीशन का, उसकी नियुक्ति और उसका रिमूवल वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में। ये लोग कौन होते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के। जैसे मान लो एग्रीकल्चर पे डेवलपमेंट करना है तो एग्रीकल्चर का कोई स्पेशलिस्ट हो गया, आंकड़ों का कोई स्पेशलिस्ट हो गया, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से कोई हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट हो गया कोई महान जो नीतियां बना सकता है, ठीक है, या कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो सकता है प्लानिंग कमीशन का मेंबर। जैसे वर्तमान में है बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। प्लानिंग नीति आयोग है वैसे तो, अब तो हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन नहीं है। तो इस तरह हमने प्लान्ड डेवलपमेंट को चुना आफ्टर इंडिपेंडेंस कि भारत का विकास कैसे होगा, और ये योजनाएं हमारी यहाँ चलती रही। एज ए ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीज उड़ीसा which has one of the largest reserve of untapped iron ore in the country। ये एक एग्जाम्पल से चैप्टर को शुरू करता है। उड़ीसा में एक प्लांट लग रहा है पोस्को, मतलब उस टाइम लग रहा होगा जिस टाइम की घटना है, लेकिन लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं? पोस्को एक सरकारी संस्था बनने वाली है और उसमें उड़ीसा के जो से आयरन निकलेगा वो यूज होगा, जिससे देश की तरक्की होगी। सरकारी उद्योग है, हजारों कर्मचारी काम करेंगे, स्टील पैदा होगा, स्टील से जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, ये 7 चैप्टर में मैंने बता दिया, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, वो डिस्प्लेस नहीं होने चाहिए। जो उनके रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का प्रयोग उनके हित में किया जाए। अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो डिसीजन उनके लिए हो और उनके द्वारा हो, मतलब बिना पूछे डिसीजन ना ले सरकार। ओके। उड़ीसा विच वाज हैज द बहुत सारे आयरन ओरा है वहाँ। आयरन ओरा मैंने लोहे के ऐसे कहें देश में। इज बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। द स्टेट गवर्नमेंट होप टू कैश इन ऑन द प्रेसिडेंट डिमांड फॉर आयरन ओरे एंड हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। स्टेट गवर्नमेंट ने ठेके दे दिए हैं कि उससे वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं उससे समझौता, एक मेमोरेंडम साइन कर लिया है कि आप हमारा यूज कीजिए और यहाँ पर प्लांट लगाइए। द गवर्नमेंट बिलीव दैट दिस वुड ब्रिंग नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये प्लांट लगेगा तो बहुत सारा पैसा जो बाहर के इन्वेस्टर आएंगे स्टील लगाने के लिए, वो हमें हमारे देश में हमें पैसा देंगे और एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, उपलब्ध करवाएंगे। द आयरन ओरे रिसोर्सेज इन द सेम ऑफ द मोस्ट अनडेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेंट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। और जो लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत बैकवर्ड जिले में है जहाँ ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को फियर है कि इंडस्ट्रीज आएंगी, हमारे मामलों में इंटरफेयर करेंगी। हम जो कोयला या ओरा निकाल के मार्केट में बेचते थे वो भी बेचते हैं ना, लोहे को कलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं, वो ज़्यादा नहीं करते, एक 20 किलो 30 किलो वो लोहा निकालते हैं। आम जो गांव में या शहर में छोटे मोटे जो जो आयरन स्मिथ होते हैं उनको बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो उनको डर है कि कहीं इस तरह की इंडस्ट्री लगे, हमारा रोजगार छीन ले जाए। और दूसरा है इन्वायरमेंटलिस्ट, इस बात से फियर है कि वहाँ की जितनी भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं उस क्षेत्र में वो तो कटेंगे ही ना, क्योंकि डीप माइनिंग में जाकर लोहा निकाला जाता है, जो ऊपर वनस्पति वो तो खत्म ही होनी पड़ेगी। तो इस तरह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।